स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ मैं डिम्पल राणा और आपके लिए लेके आई हूँ फॉर यूपी सैनिक एग्जामिनेशन क्लास 9th के लिए अग्नि अस्त्र का सेट नंबर 7। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 7 में अगेन 25 क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस, क्योंकि आपके यहाँ यूपी सैनिक में स्टैटिक जीके पोर्शन में जो आपका जीके सेक्शन होता है वहां पर जीएस, स्टैटिक जी के साथ ही करंट अफेयर्स तीनों से ही बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो अप्रोक्स जनरल साइंस से आपके 8 लेवल के 12 to 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये उन्हीं में से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। स्टूडेंट, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ज्योमेट्री स्कूल के साथ तो आप हमारे फिजिकल बैचेस इन ज्योमेट्री स्कूल हॉस्टल, साथ ही आप हमारे लाइव बैचेस ऑनलाइन तरीके से भी तैयारी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से ज्योमेट्री स्कूल आपको प्रिपरेशन कराता है। ऑनलाइन के लिए आपको हमारी ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जिसमें आपको मिलेंगे यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डेली 2 to 3 आवर्स की लाइव क्लासेस, मिनी मॉक्स, महामॉक आपके कंडक्ट किए जाएंगे लाइव। आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट तैयारी कर सकते हैं। अगर फिजिकल स्कूल में तैयारी करनी है तो ज्योमेट्री हॉस्टल में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। हॉस्टल बैच है हमारे, जिसमें आप फीस यहाँ पर मंथ की सबमिट कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में कोई ह्यूज अमाउंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर मंथली फी भी सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम कोई भी हो, RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, सभी के टॉपर्स यहीं से ही निकलते हैं। तो अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन नहीं, टॉपर लिस्ट में शामिल होना है तो जल्दी ही आप ज्योमेट्री स्कूल के साथ यहाँ पर अपने आप को एनरोल कराइए, हॉस्टल को विजिट करिए, जहां पर आपको 8 to 5 PM डेली क्लासेस मिलती हैं। हर लेक्चर को कवर करने के बाद आपका मिनी मॉक कंडक्ट किया जाता है एंड एवरी थर्सडे एंड संडे महामॉक यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। हॉस्टल विजिट करने से पहले एक बार आप इन नंबर पर सारी जानकारी ले सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपके यंगर ब्रदर सिस्टर या आप ही यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं यूपी सैनिक के लिए, लगता है कि आपकी तैयारी इस बार परफेक्ट नहीं है और आपको सिलेक्शन चाहिए, टॉपर बनना है यूपी सैनिक में, तो आप हमारा हॉस्टल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज निश्चय बैच। क्योंकि ज्योमेट्री स्कूल इज ओनली द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एनी ऑफ द स्कूल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो चलिए स्टूडेंट, गिवन नंबर पर आप कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन। जल्दी से आपको प्रोसीजर पता है, अपना पेन एंड पेपर निकाल लीजिए और कमेंट सेक्शन में जितना आप यहाँ पर स्कोर करेंगे आप मुझे यहाँ बता सकते हैं कि कितना आज आपके नंबर आए हैं। 25 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है। और वीडियो को लाइक करना तो ना भूलें और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, क्योंकि संडे को आपका एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद आपको लेनी होगी आंसर की अपने क्वेश्चन मैच करने के लिए। तो सबसे ऑथेंटिक आंसर की आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द ब्रेड और इडली डो बिकम फ्लफी बिकॉज ऑफ। जो इडली और कुछ भी हम ब्रेड बनाते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में, तो जो हम यहाँ पर आपको बबल्स जनरेट होते नजर आएंगे और जो ब्रेड होता है वो बहुत ज्यादा फ्लफी हो जाता है, इडली बहुत ज्यादा फ्लफी हो जाती है। तो ये किसकी वजह से होता है? हीट की वजह से, ग्राइंडिंग होने की वजह से, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल या नीडिंग। तो यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर? तो जो यहाँ पर डो या कोई भी भटूरों का डो और यहाँ पर हम जितना भी ढोकला बनाते तो इन सब का जो डो है वो राइज अप हो जाता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। जब यहाँ पर रेस्पायरेशन करती हैं कौन? यीस्ट सेल जब एनारोबिकली रेस्पायर करती है, इनकी ग्रोथ क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई करती है, रिप्रोड्यूस करती है, तो जिसकी वजह से जो आटा यहाँ पर डो है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? फ्लफी हो जाता है। तो ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपका भी आंसर करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई विच इज नॉट अ वाटर पॉल्यूटेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से पानी का पॉल्यूटेंट, पानी को प्रदूषित पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? द एजेंट दैट कॉज पॉल्यूशन एंड द एजेंट दैट कॉज पॉल्यूशन इन वाटर, दे आर नोन एज वाटर पॉल्यूटेंट। तो बेसिकली यहाँ पर जो वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है दैट इज योर एल्गी, क्योंकि सीवेज आपका कैसा भी हो सकता है उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो। फर्टिलाइजर आपके इनऑर्गेनिक सल्फेट्स होते हैं जो आपकी वाटर को पॉल्यूटेड करते हैं। वीडीसाइड्स आपके केमिकल होते हैं जो आपके अनडिजायरेबल क्रॉप्स के साथ जो अनडिजायरेबल प्लांट्स उग जाते हैं, जंगली पौधे, दे आर द वीड्स, और उनको किल करने के लिए हम कुछ केमिकल्स का छिड़काव करते हैं, दे आर नोन एज वीडीसाइड। तो यहाँ पर एल्गी जो कि आपके फोटोसिंथेटिक बहुत ही छोटे प्लांट्स होते हैं, एल्गी एक कैटेगरी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो खुद से ऑटोट्रॉपिक होती है, खुद से अपना फूड प्रिपेयर करती है, ग्रीन इन कलर होती है, डिफरेंट कलर भी इनके प्रेजेंट होते हैं लाइक क्लाइमेडोमोनास, स्पाइरोगायरा। तो यहाँ पर एल्गी क्या है? एक वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है, पानी को प्रदूषित नहीं करती। तो बी इज द करेक्ट आंसर।
इसरो स्टैंड फॉर, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंटरस्टेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट विल बी द करेक्ट? इसरो जो है हमारा इंडियन का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के लिए वर्क करती है। कैलेस्टियल बॉडी को यहाँ पर सैटेलाइट मूव ऑन कराने के लिए, रॉकेट लॉन्च करने के लिए इसरो ही सारे प्रोजेक्ट, जैसे कि मंगलयान आपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट सुना होगा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सी इज द correct answer. If current is passed through copper sulfate solution, copper get deposited on the plate connected to, यहाँ पर अगर आप कॉपर सल्फेट आपका सॉल्यूशन है और इसमें से आप करंट पास करते हैं, तो जब इनका डिसोसिएशन होगा इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो कॉपर और सल्फेट यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएंगे। तो जो आपका कॉपर है वो कौन से टर्मिनल पर चला जाएगा? ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और ऑन द नेगेटिव टर्मिनल। तो ये मूव करेगा एनोड की तरफ, मींस यहाँ पर किसकी तरफ? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पर जो आपका कैथोड होता है वो क्या है? आपका नेगेटिव टर्मिनल है। तो कैथोड से क्या होगा? ये मूव करेगा। क्यों? बिकॉज दिस इज अ मेटल एंड इट कंटेन द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किस पर जाकर डिपॉजिट होगा? ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये किसकी तरफ जाएगा? ऑन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। प्लास्टिक कंटेनर और बॉक्सेस आर मोस्टली प्रिफर्ड टू स्टोर फूड बिकॉज, प्लास्टिक कंटेनर्स क्यों यूज किए जाते हैं फूड को स्टोर करने के लिए? दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और मोर एक्सपेंसिव। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से कि हम प्लास्टिक के कंटेनर को अपने किचन में यूज करते हैं टू स्टोर द फूड? बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद योर फूड, क्योंकि लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ पर ये जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम इनको यूज करते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग इज कंट्रोल्ड बाय दिस हार्मोन। मेटामॉर्फोसिस आपने सुना होगा, इट इज द ड्रास्टिक चेंज ऑफ लार्वा इनटू टेडपोल, टेडपोल इनटू एडल्ट फ्रॉग। तो ये ड्रास्टिक चेंज जो फ्रॉग में देखने को मिलते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन, ये बेसिकली किसकी वजह से होते हैं? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और एड्रेनल। तो बेसिकली जो यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है, द ड्रास्टिक चेंज ऑफ एग इनटू लार्वा, लार्वा इनटू टेडपोल, टेडपोल इनटू फ्रॉग, ये होता है द हार्मोन दैट इज थायरॉक्सिन। तो बी is the correct answer. At puberty which hormone is secreted by ovary? पुबर्टी की एज में जब जो बॉयज और गर्ल्स है वो अपनी एडोलसेंस एज में एंट्री करते हैं, तो उनकी बॉडी में कुछ हार्मोन सिक्रीट होने लग जाते हैं। तो ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है। तो पुबर्टी की एज में यहाँ पर कौन सा हार्मोन है जो ओवरी से सिक्रीट होता है? ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ओवरीज विल सिक्रीट द ईस्ट्रोजन। ए इज द करेक्ट आंसर। टेस्टिस सिक्रीट करती हैं मेल में टेस्टोस्टेरोन। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन है जो हमारी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है और मेल फीमेल दोनों में होता है। इंसुलिन इज द हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम पेंक्रियास फॉर द प्रॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ शुगर। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हुआ? ओवरीज विल सिक्रेट ईस्ट्रोजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओवा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Ankush has just entered into adolescence year. He wishes to know what should be eaten to remain healthy. Which of the following set of food should be consumed to remain fit and healthy? कौन सा फूड यहाँ पर जरूरी है जो एडोलसेंस एज में एट द टाइम ऑफ हार्मोन प्रोडक्शन में आपको मस्ट है? तो आपको यहाँ पर ऑप्शन से आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं कि बढ़ती उम्र में या एडोलसेंस एज में आपको बर्गर, फ्राइड स्नैक्स, चिप्स ये सब हेल्प नहीं करेगा। तो आपको कैसा फूड लेना है? मिल्क, राइस, दाल, लीफी वेजिटेबल जो आपकी बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट करेंगे, जिनकी वजह से आपकी बॉडी में सारे प्रॉपर हार्मोन सिक्रीट होंगे और आपका जो है बॉडी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेम अ नेशनल पार्क सिचुएटेड इन पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व। पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व बच्चों कहाँ है? इन द सतपुरा रेंजेस। एंड सतपुरा रेंजेस आपके कहाँ हैं? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की सतपुरा रेंजेस में आपको पचमराही बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा, जिसमें आपकी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं और नेशनल पार्क है एक। तो वो कौन सी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? दैट इज पचमराही एंड बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो नेशनल पार्क यहाँ पर कौन सा है? इनमें सतपुरा नेशनल पार्क। तो सतपुरा रेंजेस मध्य प्रदेश में आपको कौन सा यहाँ पर नेशनल पार्क मिलेगा? ए, सतपुरा नेशनल पार्क। तो यही एक नेशनल पार्क है, 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पचमराही एंड बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ए यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपने भी यही ऑप्शन चूज किया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल। आइडेंटिफाई द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के इनमें से कौन से पुराने 2 मेथड हैं?
चेन पंप, लीवर सिस्टम, स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। तो कौन सा इनमें से करेक्ट ऑप्शन है, आप चूज करें जल्दी से। ट्रेडिशनल मेथड मतलब जो प्राचीन टाइम में, पुराने समय में यूज किए जाते थे। तो आपको पता है स्प्रिंकल और ड्रिप दोनों ही कैसे मेथड है, मॉडर्न मेथड है। जहां आजकल वाटर की स्कैरिसिटी होती है, कमी होती है या अनइवन लैंड होती है, तो हम यहाँ पर ये मेथड यूज करते हैं स्प्रिंकल, जिसमें नोजल से स्प्रिंकल किया जाता है। और ड्रिप में हम पानी की स्कैरिसिटी कमी होने की वजह से प्लांट्स के रूट में वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों चेन पंप और लीवर ये दोनों ही कैसे मेथड हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो बोथ ए एंड बी आर द ट्रेडिशनल मेथड। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर हुआ बिल्कुल करेक्ट। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अ बुक कैरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज फ्रॉम द प्लांट। कौन सा यहाँ पर बुक है जो कैरी करता है इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीशीज, मीन्स यहाँ पर जो स्पीशीज अब खतरे में है, मीन्स थ्रेटेंड स्पीशीज है जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लग रही है। तो इसका डेटा IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर स्टोर करता है सारा डेटा। तो वो किस बुक में रखा जाता है बच्चों, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी सैनिक में पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है रेड डेटा बुक। तो ए इज द करेक्ट आंसर। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको यहाँ पर लिस्ट दी गई है 1 and 2। आपको इनके यहाँ पर आपको सेल ऑर्गेनली दिया गया है, इधर इनके फंक्शंस दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर चूज करना है कौन सी ऑर्गेनली कौन सा फंक्शन करती है। न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म। तो जल्दी से अपना आंसर मैच करेंगे और मुझे बताएंगे इसका क्या करेक्ट आंसर है। बच्चों ये क्वेश्चन आपको मैनी ऑफ द क्वेश्चंस में हेल्प करने वाला है, क्योंकि इनमें से सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके में इस तरह का मैचिंग ज्यादातर नहीं आता है। तो बेसिकली अगर आपको एक फंक्शन भी किसी का आ गया तो ये आपके 4 क्वेश्चन ठीक कराएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस हमारा क्या है, ब्रेन है सेल का जो सारे फंक्शन को संभालता है, कंट्रोल सेंटर है। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, दिस इज द आउटर कवरिंग जो करती है प्रोवाइड शेप एंड प्रोटेक्शन। तो आपको 2 यहाँ पर पता चल गया। क्रोमोसोम का क्या काम है, इट ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल का लिक्विड मटेरियल जिसमें सारे ऑर्गेनलीज एम्बेडेड रहते हैं। तो इट कंटेन ऑल द सेल ऑर्गेनली। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बच्चों क्या लग रहा है, ए का 2 आपको चूज करना है, बी का 4। तो यस ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, सी का 3 एंड डी का 1। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हो गया करेक्ट। ये जिसका भी ऑप्शन करेक्ट है उनको मिलते हैं 1 मार्क। मुझे जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन किस किस का करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर CNG। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि LPG और CNG को लेके बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको CNG के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट सारी पता है तो आप इनकरेक्ट इजिली निकाल सकते हो। इसको हम इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं पाइप से, यस, तभी आजकल ये ऑटोमोबाइल में यूज होती है। इसको हम हाई प्रेशर पर ही स्टैंड रखते हैं, तो इसलिए इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहा जाता है। ये यूज होती है एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट। आजकल ऑटोमोबाइल्स में इसी को यूज किया जाता है, क्योंकि एक इको फ्रेंडली गैस है। तो इनकरेक्ट क्या है, इट इज मोर पोल्यूटिंग। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, क्योंकि बच्चों आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो बी इज द इनकरेक्ट। और ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये लेस पोल्यूटिंग गैस है, इको फ्रेंडली है। तो बी ऑप्शन हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। बच्चों ये भी आपका लाइट चैप्टर से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन इसमें से निकल रहे हैं। अगर आपने इनके चारों का फंक्शन बता दिया तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और आपके आने वाले 4 क्वेश्चन यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। ब्रेल का क्या काम है, क्लेडियोस्कोप क्या करता है, डिस्पर्जन क्या फिनोमिना है, लेटरल इन्वर्जन क्या फिनोमिना है। तो आपको यहाँ पर चूज करना है। ब्रेल बेसिकली क्या होती है, इट इज अ स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड पीपल। तो आपको अगर पता होगा कि ब्रेल स्क्रिप्ट किसके लिए, लुइस ब्रेल ने इसकी डिस्कवरी की थी ब्लाइंड पीपल के लिए। डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे ब्लाइंड पीपल इन उभरे हुए अक्षरों से पढ़ पाते हैं। तो ब्रेल का क्या काम है, ये विजुअली ब्लाइंड चैलेंज लोगों के लिए एक स्क्रिप्ट है। क्लेडियोस्कोप क्या होता है, क्लेडियोस्कोप एक मिरर का अरेंजमेंट होता है। 3 मिरर्स को यहाँ पर 45 डिग्री पर लगाया जाता है, जिससे कि आप ब्यूटीफुल पैटर्न देख सकते हो किसी भी इमेज के। तो क्लेडियोस्कोप इज यूज्ड टू सी द ब्यूटीफुल पैटर्न ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, जिसमें कि आपका नेचुरल डिस्पर्जन का फिनोमिना है रेनबो। और लेटरल इन्वर्जन यहाँ पर क्या होता है, जिसमें आपको लेफ्ट ऑब्जेक्ट राइट नजर आता है और राइट यहाँ पर लेफ्ट नजर आता है। तो देखते हैं ए का 3 किस में है, यहाँ पर आपको मिल रहा है ए का 3, और ए का 3 सिर्फ एक में ही और बी का 4 है। तो ऑब्वियसली बात है ये आपका करेक्ट हो गया। 3 ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको ये डेफिनेशन अब लर्न हो जाएंगी, क्योंकि इनमें से आपसे 1 या 2 डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं।
फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, जो फोर्स आपके मोशन को रोके, उससे अपोजिट वर्क करे, किसी भी फोर्स को ना होने दे, वो कौन सा फोर्स कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो फोर्स हमारे मोशन को अपोज करता है, जैसे कि हम लिखते हुए रुक जाते हैं और इस तरह जब हमारे जूतों के सोल घिस जाते हैं तो आप रुक नहीं पाते, स्लिप हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया? मीन्स फ्रिक्शन कम होने लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है? द फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से ही लगता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। टेडपोल डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस। अभी हमने पढ़ा था कि टेडपोल का, जैसे कि एग से लार्वा बनते हैं, लार्वा से यहाँ पर टेडपोल बनता है, टेडपोल से पूरा फ्रॉग बनता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, और ये भी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस करा था। तो टेडपोल का एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। बी इज द करेक्ट आंसर। कंबाइनर इज अ मशीन आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज फॉर विच इट इज यूज। कंबाइनर एक मशीन होता है जो कि यूज होता है क्रॉप इंडस्ट्री में, हम इसे अपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो इसका क्या काम होता है? तो बेसिकली कंबाइनर जो होता है वो हार्वेस्टिंग भी करता है, साथ ही साथ आपके ग्रेन्स को उनके पोर्ट से बिल्कुल बाहर निकाल के काफ को अलग भी कर देता है, भूसे को। तो ये यूज होती है फॉर हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग के लिए, आपके पोर्ट से ग्रेन को सेपरेट करना। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Which of these gases are responsible for global warming? Global warming means जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो आपके क्या करती हैं? ग्लोब को गर्म कर देती है। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ये आपके टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से आपका ग्लोब गर्म हो जाता है। तो ये गैसेज रेस्पॉन्सिबल होती है फॉर ग्लोबल वार्मिंग। और ये कौन कौन सी है? CO2 मीथेन एंड वाटर वेपर, CO2 सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वेपर, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन एंड मीथेन। तो जो सबसे मेन गैस है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और मीथेन है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। राशि वॉज अनेबल टू होल्ड द ग्लीसी टम्बलर ऑफ मिल्क इन हर हैंड, इट वुड बिकॉज। राशि के पास ग्लास है एक जो मिल्क से भरा हुआ है, बट उस पर ग्रीस लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो उसको होल्ड नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? ग्रीसी सरफेस होने की वजह से वो स्मूथ हो गया है, और स्मूथ होने की वजह से फ्रिक्शन क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। वो उसके मोशन को रोक नहीं पा रहा है क्योंकि सरफेस हो गया स्मूथ। तो यहाँ पर क्या होगा? ग्रीस की वजह से, सरफेस स्मूथ होने की वजह से फ्रिक्शन, क्योंकि अब आपको फ्रिक्शन पता चल चुका है, इट इज द मोशन दैट इज ऑलवेज एक्ट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जब कम हो जाएगा तो वो उसको पकड़ नहीं पा रही है, जिसकी वजह से वो गिर रहा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। टू इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर ऑन अ मेटल ऑब्जेक्ट, हमें किसी मेटल ऑब्जेक्ट पर क्या करना है? सिल्वर की प्लेटिंग करनी है। तो आप कैथोड पर क्या लगाएंगे? अगर आप सिस्टम तैयार करेंगे पूरा, तो आप यहाँ पर कैथोड पर कौन सा रखेंगे, एनोड पर क्या रखेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट आप क्या यूज करेंगे? तो कैथोड पर हमारी होगी सिल्वर बार, जो कि यहाँ पर क्या होगा? एनोड पर होगा आपका कैथोड आपके नेगेटिवली चार्ज, एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज, जिसकी वजह से सिल्वर पे क्या चार्ज है? Ag पॉजिटिव। तो ये मूव करेगा किसकी तरफ? यहाँ पर आपके नेगेटिव चार्ज की तरफ ये अट्रैक्ट था, और ये मूव करके जाएगा उस मेटल ऑब्जेक्ट की तरफ, ये अट्रैक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो कैथोड पर तो होगा आपका सिल्वर, जो आपके केटायंस होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज। तो आपका कैथोड हो गया यहाँ पर केटायंस पॉजिटिवली चार्ज, और एनोड जो हो गया वो आपका नेगेटिवली चार्ज। तो ये मूव करके जाएगा इसकी तरफ, और इस तरह से आप सिल्वर को प्लेट कर पाएंगे किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट पर। तो सिल्वर बार पर होगा आपका कैथोड, एनोड पर होगा आपका मेटल ऑब्जेक्ट, और सिल्वर सोल्ट होगा आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। डिपोजिशन ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन अदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब आप कोई भी अपने एक डिजायर्ड मेटल क्या करते हैं? अदर मेटल पर डिपॉजिट करते हैं, तो इट इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन की मदद से प्लेटिंग करते हैं। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट, कैलोरिफिक वैल्यू को हम यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। कैलोरिफिक वैल्यू मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इट इज द अमाउंट ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल ऑन बर्निंग, इट लिबरेट द 1 kg किलो जूल ऑफ एनर्जी। तो जब आप 1 kg ऑफ फ्यूल जलाते हैं तो हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इट विल प्रोड्यूस? तो इट इज डिनोटेड एज किलो जूल पर किलोग्राम, क्योंकि पर किलोग्राम जलाने पर कितना जूल एनर्जी यहाँ पर बनेगी। तो ऑप्शन 3 हो गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सबसोनिक साउंड, सबसोनिक साउंड वो साउंड होती है जिनको हम नहीं सुन सकते हैं, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है। तो यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? लेस देन 20 हर्ट्ज, क्योंकि ह्यूमन कैन हियर 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड हम सुन सकते हैं, ना इससे ऊपर की ना इससे नीचे की। तो सबसोनिक साउंड को हम नहीं सुन पाते क्योंकि वो उससे कम है। तो सी इज द करेक्ट आंसर।
मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट आपको पता है मैग्नेटिज्म जो होता है जिसकी वजह से ये क्या करती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और ये अट्रैक्ट करती है साउथ और नॉर्थ को। तो यहाँ पर अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर से चुंबक वर्क नहीं करती क्योंकि इसका मैग्नेटिज्म कितना होता है, 0। तो सी इज द करेक्ट आंसर। What is the name of instrument which is used to determine the atmospheric pressure? हमारे एटमॉस्फेयर पर ऑल द टाइम एक प्रेशर लगता है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये हम किसके थ्रू नाप सकते हैं, बैरोमीटर, एल्टीमीटर, फेदोमीटर, एमीटर। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ए, बैरोमीटर इज द करेक्ट आंसर। और जो ग्राफ बनता है वो बैरोग्राफ पर बनता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापा जाता है बैरोमीटर से। फेदोमीटर भी बच्चों आप कहा जाता है, इट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। ओशन की डेप्थ नापने में ये यूज होता है। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय, मायोपिया को आपको करेक्ट करना है। स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, उसमें एक एरर भी हो गया था कि जो मायोपिया होता है बेसिकली शॉर्ट साइटेडनेस, जिसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारे आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होती है जब वो कम हो जाती है तो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो इसके लिए फिर हम लगाते हैं यहाँ पर कॉनकेव लेंस। उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन तो सारा किया है कॉनकेव के लिए, लेकिन वहां पर हमसे पूछा गया था कि कॉन्वेक्स को किसके लिए यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स बेसिकली यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया के, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन वापस से रखा है क्योंकि एक्सप्लेनेशन वहां सारा ठीक है, बट वहां पर ये पूछा गया था कि कॉन्वेक्स को हम किस में यूज करते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस जो यूज होती है वो आपकी होती है हाइपरमेट्रोपिया में, लॉन्ग साइटेडनेस में। कॉनकेव को आप यूज करेंगे टू डाइवर्स द लेंस, जिससे कि यहाँ पर कॉनकेव जो होती है वो आपकी डाइवर्जिंग लेंस होती है जो आपकी रेस को डाइवर्स कर देगी और इमेज जाकर बनेगी सीधा रेटिना पर। तो मायोपिया को आप करेक्ट करते हैं कॉनकेव से और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करते हैं कॉन्वेक्स से। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि मायोपिया को कन्वर्ट किया जाता है कॉनकेव से। कॉनकेव लेंस होती है जो बीच में से नैरो होती है लाइक दिस, और इनको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो कॉनकेव यहाँ पर हो गया करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। सो स्टूडेंट दीज योर टुडेज 25 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर यूपी सैनिक की फुल जीके की तैयारी हम आपकी करा रहे हैं। सो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।